वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 14 अगस्त। जैसा कि हर रोज का हम करंट अफेयर्स करते हैं, तो 14 अगस्त को देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और क्या है खास बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स कौन सा है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्या है ये देखते हैं। इस दिन 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन के दौरान क्या हुआ था? सर, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, एक तरीके से विभाजन हुआ था। ठीक है, तो दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों के त्याग को याद किया जाता है। ठीक है, ये जो दिन था, जैसे 1947 में हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, तो उनके संघर्ष, उनके त्याग को याद करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं। ठीक है, पहली बार ये शुरू हुआ 2021 में। इसको पहली बार इस दिन से याद करने की जो तिथि आप कहते हैं कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो हुआ आपका विभाजन क्या है। अब इससे रिलेटेड हमारा स्टैटिक जीके क्या है, देखिए। माउंट बेटन योजना इसी के समय आया। ठीक है, यही लेके आए थे माउंट बेटन। ठीक है, 3 जून 1947 को। ठीक है, कौन थे ये? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी, जैसा बताया, इसलिए इसको माउंट बेटन योजना कहते हैं, और जिसे हम 3 जून योजना भी कहते हैं। देखिए, दो नाम आ गया, माउंट बेटन योजना और 3 जून योजना भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या है इसमें जो हमारा स्टैटिक फैक्ट है? रेड क्लिफ रेखा, जैसा रेड लाइन कहते हैं इसे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारित करने के लिए क्या है? सर सिरिल रैडक्लिफ के अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया था। ठीक है, ये एक सीमा आयोग बनाया गया था, और कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बॉर्डर का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ये तो अब देखते हैं सेकंड करंट अफेयर्स क्या है। स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं लाल किला का ऐतिहासिक पहलू क्या है? जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी हर साल 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री है वो झंडा फहराते हैं और स्पीच देते हैं। ठीक है, वो संबोधित करते हैं अपने देशवासियों को अपने भाषण से। तो ये तो था 15 अगस्त के लिए क्या कार्यक्रम, मतलब कैसी व्यवस्था की गई है देश में, क्या चल रहा है, सब कुछ वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप बताइए, जैसे कि पूछा जाता है कि 15 साल, मतलब हमें आज़ादी मिली हो कितने वर्ष हो गए, स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने, तो 79 ईयर्स। ठीक है, ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 80th है, यानी 80वां। ठीक है, अगर सेलिब्रेशन आएगा, पूछा जाएगा कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं एग्जाम में, तो आप बताओगे 80th। पूछा जाएगा स्वतंत्रता प्राप्त के कितने साल हो गए, तो आप बोलोगे 79। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, इतने साल हमें हो गए। और जैसा कि उस समय जो आपके अंतिम वायसराय थे, कौन थे आपके? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके पहले वाले करंट अफेयर्स में मैंने बताया। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके फैक्ट जो 15 अगस्त से जुड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री ही 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। आप मुझे कमेंट बताएं 26 जनवरी को कौन स्पीच देता है लाल किले पे और कौन झंडा फहराता है। ये तो हुआ। अब चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड हमारा स्टैटिक फैक्ट और स्टैटिक जीके क्या है। अब जैसे कि लाल किले की बात हो रही है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली की स्थापना के साथ लाल किले का निर्माण भी शुरू करवाया था। ठीक है, वास्तुकार उस्ताद कौन थे? अहमद लाहौर से थे। ठीक है, अब इसके बाद यूनेस्को स्थल में कब शामिल किया गया? लाल किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब मैंने यूनेस्को के बारे में बताया, तो इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये तो था आज का। अब देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स क्या है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपका आज। खुदरा मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, यानी आपका खुदरा मूल्य स्फीति क्या है, पहले आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अपने सामान सेवाएं, जैसे जो भी आम लोग हैं अपनी बस यूज़ करने चीज़ें, इस्तेमाल करने चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, तो सरकार देखती है कि उनका स्तर हर साल कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं खुदरा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, इससे पहले आपको इन्फ्लेशन समझाती है, यानी महंगाई। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु को आप 100 रुपये में खरीदे हैं, दूध वगैरह जो भी आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, उसका इसी साल दाम जैसे 100 रुपये रखा उस वस्तु का दाम, मैंने जो भी आपकी यूजफुल चीज़ें हैं 105 बढ़ गया, तो वो क्या हुआ? 105 आपकी महंगाई यानी इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, और जो आपका खुदरा यानी रिटेल इन्फ्लेशन, जो जैसा मैंने बताया कि आपके जो आम आदमी की यूज़ कर सेवाएं या
जो भी सामान है उसका स्तर कितना बढ़ा, ठीक है, उसको हम खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये तो समझ में आया पहले, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है आपका मुद्रास्फीति जब वस्तुओं और सेवाओं की समान कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। अब सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी एनएसओ, यही है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है, एनएसओ। अब ये क्या है सीपीआई? सरकार क्या करती है? सरकार जैसे कि जो हमारी जरूरत चीजें हैं, जैसे कि सरकार एक काल्पनिक बास्केट मांगती है, जैसे आम आदमी लोगों की, जो भी आम लोग हैं उनकी जरूरतमंद चीज़, जैसे कि जो भी वो यूजफुल चीज़ें होती है, साधन होते हैं उनके, फल फ्रूट जो भी आप कहिए, उनके खाद्य पदार्थ वगैरह, उनको एक तरह से एक बास्केट के रूप में मानती है। और वो देखती है कि हर साल इस टोकरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, मतलब इसका रेट जो भी आप मैंने बताया कितनी बड़ी। चलिए सीपीआई समझ लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जैसा मैंने बताया सीपीआई क्या है उसके पहले मैंने बता दिया, ठीक है। पे आधारित खुदरा मुद्रास्फीति भी बताया मैंने, रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े और आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य यानी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? आरबीआई की मुद्रास्फीति लक्ष्य, आरबीआई का जो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एक समिति होती है जो कि आरबीआई के निर्णय को क्या करती है, उसके फैसले लेने का वो एक समिति बनाई जो कार्य करती है, ठीक है। तो हर साल एक लक्ष्य रखा जाता है हमारा, क्या है देखिए यहाँ पे देखते हैं आरबीआई का लक्ष्य। मौद्रिक नीति, जैसा मैंने बताया, समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को खुदरा मुद्रास्फीति 2% से 6% के दायरे में रखने का क्या है, वैधानिक लक्ष्य प्राप्त है। मतलब इतने दायरे में हम इस टारगेट को रखते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया क्या चीज़, खुदरा मुद्रास्फीति, सीपीआई, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ये हैं। तो ये तो हुआ आज का आपका तीसरा करंट अफेयर्स। ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स है, बने रहिए एंड तक वीडियो। अब देखते हैं आज का फोर्थ और लास्ट करंट अफेयर्स क्या है। इसरो गगनयान मिशन प्रगति क्या है इनकी देखते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों के तहत पैड रॉबर्ट एबॉर्ट टेस्ट और क्रू मॉडल सेफ्टी सिस्टम का मूल्यांकन किया जा रहा है। पहले तो आप ये जानिए कि ये जो आपका भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष है, ये भारत द्वारा बनाया गया, इसमें भारत के ही अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, ठीक है। अब इसका पैड रॉबर्ट एस्टेट और क्रू मॉडल सेफ्टी क्या है? ये पहला ऐसा अनक्रूड मिशन होगा जिसमें क्या होगा, अंतरिक्ष यान तो जाएगा पर अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएंगे, ह्यूमनॉइड रॉबोट जाएंगे, यानी एक रॉबोट की इंसानों की तरह बनाया गया रॉबोट जाएगा। यानी हम जैसे कहते हैं ना कि हम गाड़ी से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं, वैसे ही हम स्पेस में अपनी इसको एक टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, इसमें ये खास बात है, ठीक है। पहला अनक्रूड मिशन जैसा मैंने बताया आपको, G1 से इसको वो करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी बिना मानव के परीक्षण, है ना, बिना मानव के परीक्षण मिशन 2026 की चौथी तिमाही यानी चौथी बार में लक्षित है, ठीक है। और इसमें जो व्योमित्रा ये मेन है, नाम का ह्यूमनॉइड रॉबोट, मतलब क्वेश्चन अगर आए आपका कि किस नाम का ह्यूमनॉइड रॉबोट जाएगा, अगर इसरो गगनयान जो मिशन अभी चल रहा है तो क्या नाम है इसको, ह्यूमनॉइड रॉबोट, जैसे लग ही रहा है कि मानव द्वारा निर्मित, मानव की तरह निर्मित रॉबोट, ठीक है, भी भेजा जाएगा। अब इसके बाद क्या प्रगति बता रही हूँ, क्या है इसकी प्रगति अभी, ठीक है। इसके बाद G2, G3 जैसे 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है, मतलब G1 में पहला है, ठीक है। इन परीक्षण के बाद पहली क्रूड यानी मानव वाली उड़ान 2027 में लक्ष्य रखा। अभी तो देखो अनक्रूड भेजा जाएगा, उसके बाद 2027 में लक्ष्य रखा गया है क्रूड यानी मानव, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उसमें। मानव को सुरक्षित वापस लाने के लिए पैरासूट सिस्टम का भी परीक्षण। अब देखिए इसमें जीके फैक्ट्स क्या है, जो चौथा मैंने करंट अफेयर्स बताया है। गगनयान मिशन क्या है, ठीक है, मतलब इसके कुछ स्टैटिक जीके है इसमें। इस मिशन के तहत 3 सदस्य के दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा LEO, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और अन्य सुरक्षित रूप से भारत के समुद्री क्षेत्र में वापस उतारा जाएगा। ये इसका जीके फैक्ट है। इसके अलावा जीके फैक्ट इसका ये है कि आपका सबसे पहले कमेंट बताना आपकी इसरो की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, ठीक है, जो कर्नाटक की कैपिटल है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। तो ये तो इसका स्टैटिक जीके था। अब चलिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए गगनयान क्या है, तो भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान है, ठीक है, अंतरिक्ष उड़ान मिशन कह सकते हैं।
किस संस्था का मिशन है ये? इसरो का। ठीक है। रॉकेट कौन सा है? HLVM3, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। पहला अनक्रूड मिशन कौन सा है? जीवन। ठीक है। जीवन में क्या भेजा जाएगा? बॉम्बे मित्रा, ह्यूमनॉइड रॉबर्ट। ठीक है। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यू फॉर 2026। ठीक है। फिर पहली क्रू वाली उड़ान का लक्ष्य क्या है? 2027 में इसका लक्ष्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और ये इसका जो बताया इसके पहले जीके फैक्ट था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, दोस्तों शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय